आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने अपने ऑफिस में सब कुछ ठीक किया, हर प्रोजेक्ट टाइम पर, हर डेडलाइन से पहले, लेकिन प्रमोशन आपसे जूनियर कॉलीग को मिल गया। या फिर आपने एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिया, पूरी किताब चाट ली, लेकिन पेपर में सबसे बड़ा सवाल उसी एक टॉपिक से आ गया जिसे आपने बस ऊपर ऊपर से देखा था। ऐसे लम्हों में एक सवाल मन में जरूर उठता है। आखिर हमारी जिंदगी में हमारी मेहनत, हमारे स्किल का कितना हाथ है और कितना हाथ है किस्मत का, यानी चांस का। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। और यही सवाल मारिया कोनिकोवा नाम की एक लेखिका और साइकोलॉजिस्ट के मन में घर कर गया था। मारिया कोई आम इंसान नहीं थी। उनके पास हार्वर्ड से डिग्री थी, साइकोलॉजी में पीएचडी थी और वो एक सफल लेखिका थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब किस्मत ने उनसे मुंह मोड़ लिया। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। उनकी माँ की 20 साल पुरानी नौकरी चली गई, उनकी खुद की सेहत खराब रहने लगी और अचानक से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस मुश्किल दौर ने उन्हें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर हम अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और कितनी चीजें हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक फलसफा यानी फिलोसॉफिकल सवाल नहीं था, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई बन चुका था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने रिसर्च शुरू की। उनकी रिसर्च उन्हें एक ऐसे सब्जेक्ट तक ले गई जिसे गेम थ्योरी कहते हैं, और एक ऐसे महान गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन तक जिनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। वॉन न्यूमन ने ही गेम थ्योरी की नींव रखी थी। मारिया ने जब उनके बारे में पढ़ा तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। वॉन न्यूमन का मानना था कि जिंदगी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल शतरंज यानी चेस का खेल नहीं है, बल्कि पोकर का खेल है। ये बात अजीब लग सकती है। चेस तो एक बुद्धि का खेल माना जाता है, जबकि पोकर को ज्यादातर लोग जुआ समझते हैं। लेकिन वॉन न्यूमन की दलील बहुत गहरी थी। उन्होंने समझाया कि चेस एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन का गेम है। इसका मतलब है कि बोर्ड पर सब कुछ आपके सामने होता है। आप अपने मोहरे देख सकते हैं, अपने ओपोनेंट के मोहरे देख सकते हैं और आगे की हर चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। थ्योरेटिकली एक सुपर कंप्यूटर चेस की हर बाजी का परफेक्ट सोल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन क्या असल जिंदगी ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी पोकर की तरह है, एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का गेम। आपके पास कुछ जानकारी है, यानी आपके हाथ में जो पत्ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके सामने बैठे इंसान के हाथ में क्या है। आपको ये भी नहीं पता कि अगला पत्ता कौन सा आने वाला है। जिंदगी में भी हम हमेशा अधूरी जानकारी के साथ ही बड़े से बड़े फैसले लेते हैं। करियर चुनना हो, शादी करनी हो या कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। हमें बस उस वक्त मौजूद जानकारी के आधार पर सबसे बेहतरीन फैसला लेना होता है। वॉन न्यूमन ने कहा था कि असल जिंदगी ब्लफ करने का नाम है। ये समझने की कोशिश करने का नाम है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं। यही बात मारिया के दिल में उतर गई। उन्हें लगा कि अगर जिंदगी में स्किल और चांस के इस खेल को समझना है तो उन्हें इसकी लैबोरेटरी में उतरना होगा, और वो लैबोरेटरी थी पोकर की टेबल। ये एक अजीब फैसला था। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सर्टेनिटी और कंट्रोल चाहता है, मारिया ने जानबूझकर अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को चुना। लेकिन उनका मकसद जुआ खेलना नहीं था। उनका मकसद एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना था, अपने ही दिमाग पर, अपने ही साइकोलॉजी पर। वो देखना चाहती थी कि क्या वो इस अनिश्चितता के खेल में उतरकर इसे मास्टर कर सकती हैं, ताकि वो जिंदगी के खेल को बेहतर तरीके से खेल सकें। ये पोकर के जरिए रिस्क लेने की कहानी नहीं है। ये पोकर को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रिस्क को समझने और उस पर काबू पाने की कहानी है। जब मरिया ने यह फैसला कर ही लिया कि वो पोकर सीखेंगी, तो उनके सामने एक और बड़ा सवाल था। सीखेंगी किससे? अगर आपको दुनिया के सबसे मुश्किल खेलों में से एक को मास्टर करना है, तो आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। और मारिया ने किसी छोटे मोटे खिलाड़ी को नहीं, बल्कि पोकर की दुनिया के एक जिंदा लेजेंड एरिक साइडेल को अपना गुरु चुनने का फैसला किया। ये एक हिम्मत वाला कदम था। एरिक साइडेल पोकर हॉल ऑफ फेम में शामिल थे और उस वक्त तक टूर्नामेंट्स में करोड़ों डॉलर जीत चुके थे। और मरिया को यह तक नहीं पता था कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। उन्होंने एरिक साइडेल को अप्रोच किया और अपनी अजीब सी पिच उनके सामने रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पोकर इसलिए सीखना चाहती हैं ताकि वो जिंदगी के बारे में, इंसानी साइकोलॉजी के बारे में और स्किल और चांस के बीच की उस लकीर के बारे में सीख सकें। एरिक साइडेल, जो अपनी गहरी सोच और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, इस अनोखी पिच से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग पोकर में आते हैं तो उनका पूरा फोकस आंकड़ों और गणित पर होता है, लेकिन साइडेल जानते थे कि पोकर का असली खेल साइकोलॉजी का है। उन्हें मरिया के साइकोलॉजी बैकग्राउंड में एक पोटेंशियल दिखा। उन्हें लगा कि मरिया की भाषा पर पकड़ और इंसानी दिमाग को समझने की काबिलियत उन्हें एक अलग एज दे सकती है, और इस तरह एक अनोखी गुरु शिष्य की जोड़ी बनी। उनकी पहली मुलाकात में मरिया ने उम्मीद की थी कि साइडेल उन्हें हाथ में पकड़ने वाले पत्तों के कॉम्बिनेशंस, बेटिंग स्ट्रैटेजीज और आंकड़ों के बारे में बताएंगे।
लेकिन साइडल ने उन्हें जो पहला सबक दिया वो बेहद सरल लेकिन उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा, सबक नंबर 1, ध्यान दो, पे अटेंशन। ये सुनने में बहुत आम सी बात लगती है, ध्यान दो, लेकिन इस एक जुमले में पोकर और जिंदगी दोनों का सार छिपा था। साइडल का मतलब सिर्फ अपने पत्तों पर ध्यान देने से नहीं था, उनका मतलब था हर चीज पर ध्यान देना। जब आप खेल रहे हैं तब भी, और जब आपने अपने पत्ते फोल्ड कर दिए हैं तब भी। सामने वाले खिलाड़ी कैसे बैठे हैं, वो अपने चिप्स को कैसे छू रहे हैं, उनकी सांसें कैसी चल रही हैं, वो कब बैट करते हैं, कितना बैट करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज में इंफॉर्मेशन छिपी है। साइडल ने समझाया कि ज्यादातर खिलाड़ी जब हैंड में नहीं होते तो अपने फोन पर लग जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं, लेकिन जो महान खिलाड़ी होते हैं वो उस वक्त भी अनमोल जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये सबक मरिया के साइकोलॉजी बैकग्राउंड से सीधा जुड़ता था। इंसान के दिमाग में एक डिस्क्रिप्शन एक्सपीरियंस गैप होता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग आंकड़ों और स्टैटिस्टिक्स को आसानी से नहीं समझ पाता। हम अपनी पर्सनल, इमोशनल अनुभवों को ज्यादा महत्व देते हैं। एक आम सा उदाहरण है, हमें पता है कि शावर में फिसलकर गिरने का खतरा एक आतंकवादी हमले का शिकार होने के खतरे से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हम डरते आतंकवाद से ज्यादा है क्योंकि वो एक भयानक इमोशनल तस्वीर हमारे दिमाग में बनाता है, जबकि शावर में गिरना एक आम सा हादसा लगता है। पे अटेंशन यानी ध्यान देना इस नेचुरल बायस से लड़ने का एक कॉन्शियस तरीका है। ये अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो अपनी गट फीलिंग या पुराने अनुभवों पर नहीं, बल्कि अभी इस पल में मौजूद असली डेटा पर फोकस करे। इस तरह देखें तो ध्यान देना कोई पैसिव काम नहीं है कि बस बैठे बैठे देख रहे हैं। ये एक अग्रेसिव, प्रोएक्टिव काम है। ये जानकारी हासिल करने का एक जरिया है। पोकर या जिंदगी जैसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के खेल में जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी जानकारी होती है, सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है। हमारा दिमाग आलसी है, वो शॉर्टकट्स लेना पसंद करता है। ध्यान देना उस आलस से ऊपर उठकर मेहनत करके हर पल जानकारी के मोती चुनने जैसा है। ये शोर में से संगीत को पहचानने की कला है, और यही मरिया के सफर का पहला और सबसे जरूरी सबक था, जिसने उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। एरिक साइडल का पहला सबक पे अटेंशन सुनने में जितना आसान था, उसे अपनाना उतना ही मुश्किल। मरिया ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन उनकी शुरुआत किसी चैंपियन की तरह नहीं हुई। उनका सफर शुरू हुआ हार के साथ, लगातार हार के साथ। न्यूयॉर्क में ऑनलाइन पोकर गैरकानूनी था, इसलिए उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेन पकड़कर न्यू जर्सी जाना पड़ता था। वो वहां कॉफी शॉप्स में बैठकर घंटों ऑनलाइन पोकर खेलती और ज्यादातर वक्त हार थी। एक पीएचडी साइकोलॉजिस्ट और सफल लेखिका के लिए, जो हमेशा चीजों को जल्दी समझने की आदी थीं, ये अनुभव बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। वो लगातार हार रही थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। एक दिन ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने पोकर के एक और दिग्गज खिलाड़ी डैन हैरिंगटन से बात की। उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि वो ऑनलाइन खेल रही हैं और बस हारे जा रही हैं। डैन हैरिंगटन ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराए और एक ऐसी बात कही जिसने मरिया के दिमाग के ताले खोल दिए। उन्होंने कहा, यह अच्छा है कि तुम हार रही हो। अगर तुम शुरुआत में ही जीतने लगोगी तो तुम सीखोगी कैसे? ये एक अजीब सा, उल्टा लगने वाला सच था। हम सब सोचते हैं कि सीखने का मतलब जीतना है, लेकिन पोकर और जिंदगी दोनों में असलियत इसके ठीक उल्टी है। जब आप शुरुआत में ही जीतने लगते हैं तो आप कभी ये नहीं जान पाते कि आपकी जीत आपके स्किल की वजह से है या सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से। इससे एक बहुत खतरनाक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी ये वहम कि सब कुछ आपके काबू में है। जब नतीजे अच्छे आ रहे होते हैं तो कोई भी रुककर अपने प्रोसेस को, अपने तरीके को आलोचनात्मक ढंग से नहीं देखता। क्यों देखेगा? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लेकिन हार, खासकर शुरुआती हार, आपको ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता का आईना दिखाती है। वो आपको अपने हर फैसले पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। वो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैंने क्या गलत किया। इसीलिए जीत आपकी दुश्मन हो सकती है, लेकिन हार आपकी सबसे अच्छी टीचर है। यहीं पर एरिक साइडल का दूसरा सबसे बड़ा सबक काम आया। उन्होंने मरिया के लिए एक सख्त नियम बनाया, नो बैड बीट स्टोरीज। पोकर में बैड बीट उस सिचुएशन को कहते हैं जब आपके पास जीतने वाले पत्ते होते हैं, सारे आंकड़े आपके पक्ष में होते हैं, लेकिन आखिरी पत्ते पर किस्मत पलट जाती है और आप हार जाते हैं। पोकर खिलाड़ी ऐसी कहानियां सुनना बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास 2 बादशाह थे, लेकिन सामने वाले को आखिरी कार्ड पर इक्का मिल गया। मैं कितना बदकिस्मत हूं। साइडल ने मरिया को ऐसी कहानियां सुनाने से सख्ती से मना कर दिया।
उन्होंने समझाया कि ये एक बहुत जहरीली आदत है। क्यों? क्योंकि जब आप बैड बीट की कहानी सुनाते हैं तो आपका पूरा फोकस आउटकम यानी नतीजे पर होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किस्मत को दोष देकर खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करते हैं। इससे आप कुछ सीखते नहीं, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। साइडल ने कहा, असली सवाल सिर्फ एक है, जो जानकारी तुम्हारे पास उस वक्त थी, उसके आधार पर क्या तुमने सबसे सही फैसला लिया? ये प्रोसेस ओवर आउटकम का फलसफा है, यानी नतीजे से ज्यादा अपने फैसले लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। अगर आपने सही फैसला लिया और फिर भी हार गए तो कोई बात नहीं, आपने अपना काम ठीक किया। और अगर आपने गलत फैसला लिया और किस्मत से जीत गए तो भी आपको उसे एक गलती की तरह ही देखना चाहिए। ये सोच एक तरह का इमोशनल शील्ड है। यह आपको किस्मत के उतार चढ़ाव से बचाती है। एक बैड बीट हमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बेचारगी महसूस कराता है, और यही इमोशंस टिल्ट का दरवाजा खोलते हैं जहां इंसान गुस्से में आकर गलत फैसले लेने लगता है। साइडल का यह नियम मरिया को अपने फैसलों को उनके इमोशनल नतीजे से अलग करना सिखा रहा था। यह उन्हें आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। यह सिर्फ पोकर का सबक नहीं था, यह जिंदगी में किसी भी सेटबैक से डील करने का एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण था। पोकर की टेबल पर असली लड़ाई सामने वाले खिलाड़ियों से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर चल रही होती है। मरिया कोनिकोवा ने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई में इंसानी दिमाग की कमजोरियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन पोकर ने उन्हें उन कमजोरियों को, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, रियल टाइम में हाई स्टेक्स के साथ अनुभव करने का मौका दिया। ये बायसेस वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमारा दिमाग तेजी से फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अक्सर ये हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। एक सबसे बड़ा बायस जिसका सामना हर खिलाड़ी करता है वो है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब है कि हम किसी चीज में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत सारा पैसा, समय या मेहनत लगा चुके होते हैं, भले ही आगे उसमें लगे रहना नुकसानदायक हो। पोकर में इसका मतलब है एक हारे हुए हैंड में सिर्फ इसलिए और पैसे लगाते जाना क्योंकि आप पहले ही पॉट में काफी चिप्स डाल चुके हैं। जिंदगी में इसका मतलब है एक बुरी नौकरी या रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहना क्योंकि आप उसमें कई साल गुजार चुके हैं। पोकर आपको इस फैलेसी की कीमत तुरंत चुकवाता है। इसी तरह कन्फर्मेशन बायस है। हम उन सबूतों को ज्यादा ढूंढते हैं और मानते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सपोर्ट करते हैं, और उन सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसके खिलाफ जाते हैं। अगर आपने शुरू में ही मान लिया कि आपका अपोनेंट कमजोर खेल रहा है, तो आप सिर्फ उसके कमजोर मूव्स पर ध्यान देंगे और उसके अच्छे मूव्स को किस्मत का नाम देके टाल देंगे। इन सभी बायसेस से लड़ने के लिए एरिक सिडेल ने मरिया को एक और मंत्र दिया जो उनके सफर का आधार बना, लेस सर्टेनिटी मोर इंक्वायरी, यानी कम विश्वास ज्यादा पूछताछ। सिडेल ने एक किस्सा सुनाया कि कैसे एक प्रोफेशनल खिलाड़ी उन्हें पूरे विश्वास के साथ बता रहा था कि एक पर्टिकुलर हैंड को कैसे खेलना चाहिए था। सिडेल ने शांति से उसकी बात सुनी और बस एक जुमला कहा, लेस सर्टेनिटी मोर इंक्वायरी। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता का सबक था। इसका मतलब है कि कभी भी ये मत मानो कि आप सब कुछ जानते हो। हमेशा सवाल पूछो, हमेशा ओपन माइंडेड रहो। दुनिया बदल रही है, पोकर के स्ट्रैटेजीज बदल रहे हैं। जो कल तक सही था वो आज गलत हो सकता है। अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस सोच को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मरिया ने एक और पोकर प्रो फिल गैलफंड से एक शक्तिशाली टूल सीखा। हमेशा पूछो क्यों, वाई। मेरा अपोनेंट इतना बेट क्यों कर रहा है, वो इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल था, मैं ये बेट क्यों कर रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपको अचानक इमोशनल आवेग में लिए गए फैसलों से बचाता है। हमारा दिमाग दबाव में आकर सिस्टम वन थिंकिंग यानी तेज, अनुभवी और इमोशनल सोच पर चला जाता है। यही वो जगह है जहां सारे बायसेस रहते हैं। क्यों सवाल एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। ये उस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकता है। इसका जवाब देने के लिए आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और अपने फैसले के पीछे एक लॉजिकल कारण देना पड़ता है। ये आपके दिमाग के रैशनल हिस्से को जागृत करके इमोशनल हिस्से को शांत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। आखिर में मरिया ने समझा कि पोकर सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये कहानियां सुनाने का खेल है। ये एक नैरेटिव पजल है। आपकी हर बैट, आपकी हर चाल एक कहानी का हिस्सा है। आप अपने पत्तों के बारे में कहानी बुन रहे हैं। आपका काम है एक विश्वसनीय कहानी बनाना, और साथ ही आपको अपने अपोनेंट की कहानी को भी डिकोड करना है। क्या उसकी कहानी में झोल है? क्या उसके एक्शंस उसकी कही गई कहानी से मेल खाते हैं? अगर नहीं तो शायद वो ब्लफ कर रहा है। इस तरह मरिया ने अपने दिमाग की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अजेय बनाने के लिए मानसिक हथियार तैयार किए। पोकर की दुनिया में एक कहावत है,
पैसिविटी यानी निष्क्रियता एक धीमी मौत है। अगर आप सिर्फ दूसरों की चाल का इंतजार करते हैं, सिर्फ उनके बैट्स को कॉल करते हैं और कभी खुद से पहल नहीं करते, तो आप धीरे धीरे अपने सारे चिप्स खो देंगे। यह आपको एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन असल में यह हारने का एक निश्चित तरीका है। आप कभी बड़े पॉट्स नहीं जीत सकते और दूसरे खिलाड़ी आपको आसानी से दबा लेंगे। जीतने के लिए आपको कैलकुलेटेड अग्रेशन यानी सोच समझकर आक्रामकता दिखानी पड़ती है। आपको बैट करना होगा, रेज करना होगा, खेल का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और अपने ओपोनेंट्स पर दबाव बनाना होगा। यही वो तरीका है जिससे आप अपने अच्छे पत्तों से ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं और कभी-कभी बुरे पत्तों से भी पॉट जीत सकते हैं, जिसे ब्लफिंग कहते हैं। ये स्ट्रेटेजिक सबक मरिया के लिए सिर्फ एक टेक्निकल सीख नहीं थी, ये उनके लिए गहरी पर्सनल चुनौती थी। मरिया ने महसूस किया कि उन्हें आक्रामक खेलने में दिक्कत हो रही थी। वो बैट करने से, ब्लफ करने से या किसी दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज करने से हिचकिचाती थीं। जब उन्होंने इस पर गहराई से सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि इसकी जड़ें उनकी परवरिश और उनके सोशल कंडीशनिंग में थीं। एक महिला होने के नाते उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि आक्रामकता एक नेगेटिव गुण है। उन्हें हमेशा अग्रीएबल, शांत और पैसिव रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये सीख उनके अंदर इतनी गहराई तक बैठ चुकी थी कि अब पोकर की टेबल पर जहां आक्रामकता एक जरूरी हथियार था, उनका दिमाग उन्हें रोक रहा था। वो अनजाने में ही वही निष्क्रियता दिखा रही थी जो उन्हें जिंदगी भर सिखाई गई थी, और इसकी कीमत उन्हें अपने चिप्स से चुकानी पड़ रही थी। इस एहसास ने उन्हें एक मशहूर कहावत की याद दिलाई, युद्ध के मैदान में एक माली होने से बेहतर है एक बगीचे में एक योद्धा होना। It is better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. पोकर की टेबल एक युद्ध का मैदान थी और अब तक वो वहां एक माली की तरह बिहेव कर रही थीं। उन्हें ये समझ आ गया कि अगर उन्हें इस खेल में सफल होना है तो उन्हें अपने अंदर की योद्धा को जगाना होगा। ये उनके लिए कॉन्शियस प्रयास था, अपनी सालों पुरानी आदत और सोच को बदलने का। उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस निष्क्रियता ने उन्हें जिंदगी में कितना नुकसान पहुंचाया होगा। कितने ऐसे मौके होंगे जो उन्होंने सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डर गईं। कितनी बार वो किसी नेगोशिएशन या बहस में सिर्फ इसलिए पीछे हट गईं क्योंकि सामने वाले ने थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली थी। ये उनके लिए एक आत्ममंथन का दौर था। उन्हें समझना पड़ा कि पोकर में अग्रेशन का मतलब बदतमीजी या गुस्सा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। ये कंट्रोल लेने का, अपनी कहानी को खुद लिखने का और दूसरों को अपने इशारों पर नचाने का एक तरीका है। उन्हें अपनी पहचान के एक नए हिस्से को अपनाना पड़ा। एक साइकोलॉजिस्ट और लेखिका की पहचान के साथ साथ एक खिलाड़ी की पहचान को जोड़ना पड़ा जो एक्शन लेती है और कंपटीशन करती है। यह बदलाव आसान नहीं था। इसमें उन्हें अपनी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और डरों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे इस आक्रामकता को अपनाना शुरू किया तो उनके खेल में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब वो सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं थी, वो खेल को चला रही थी। ये सबक बताता है कि कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ नए स्किल्स ही नहीं सीखने पड़ते, बल्कि हमें वो इंसान भी बनना पड़ता है जो उन स्किल्स को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सके। अगर पोकर में कोई एक ऐसी शक्ति है जो सबसे अच्छे खिलाड़ियों को भी मिट्टी में मिला सकती है, तो वो है टिल्ट। टिल्ट पोकर की दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है। ये उस मानसिक अवस्था को कहते हैं जब इंसान इमोशनल होकर, आवेग में आकर गैर तार्किक और अक्सर आत्मघाती फैसले लेने लगता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि टिल्ट का मतलब सिर्फ गुस्सा है, जैसे एक बैड बीट के बाद गुस्से में आकर अपने सारे चिप्स हार जाना। लेकिन मरिया ने अपने सफर में सीखा कि टिल्ट के कई रूप हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ये एक बड़ी जीत के बाद पैदा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। यहां तक कि टेबल पर बैठे किसी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करना या उससे दोस्ती कर लेना भी एक तरह का टिल्ट है, क्योंकि ये आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। कोई भी इमोशन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर वो आपके अकल पर हावी हो जाए और आपको आपसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी से भटका दे, तो वो टिल्ट है। इस टिल्ट रूपी राक्षस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मरिया ने अनुभव से जाना कि इसका जवाब दूसरों को पढ़ने में नहीं, बल्कि खुद को पढ़ने में छिपा है। उनके सफर का सबसे गहरा सबक शायद यही था, अपने ओपोनेंट्स को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीखो। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस ही टिल्ट से बचने का एकमात्र रास्ता है। इसका मतलब है अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना,
आपको ये जानना होगा कि कौन सी सिचुएशंस, कौन से लोग या कौन से हार के तरीके आपको टिल्ट पर ले जाते हैं। क्या जब कोई आप पर ब्लफ करता है और आप पकड़ नहीं पाते तब आपको गुस्सा आता है? क्या जब आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आप खुद पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि आपका आगे का खेल खराब हो जाता है? इन ट्रिगर्स को पहचानना ही आधी लड़ाई जीतने के बराबर है, क्योंकि टिल्ट से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं। जब आप इमोशन की गर्मी में उस लम्हे में पहले से ही टिल्ट पर जा चुके होते हैं, तब वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। आपका दिमाग हाईजैक हो चुका होता है। असली काम है टिल्ट को आने से पहले ही एंटिसिपेट करना, यानी उसका पूर्वानुमान लगाना। अगर आपको पता है कि लगातार 3 हैंड हारने के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो जैसे ही आप 2 हैंड हारें, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आप एक ब्रेक ले सकते हैं, टेबल से उठकर थोड़ी देर टहल सकते हैं या कुछ गहरी सांसें ले सकते हैं। इस आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए मरिया ने अपने फ्रेमिंग पर काम करना शुरू किया। हम चीजों को किस तरह से बयान करते हैं, इसका सीधा असर हमारी इमोशनल स्टेट पर पड़ता है। इस दुनिया में कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशन है। हम हर अनुभव को अपने लिए एक मतलब देते हैं। तो मैं कितना बदकिस्मत हूं, मेरे एसेस फिर से हार गए, सोचने के बजाय नया फ्रेम था, मैंने सही फैसला लिया, मैं आगे था लेकिन वेरिएंस मेरे खिलाफ गया। कोई बात नहीं, अगले हैंड पर फोकस करते हैं। ये मानसिक अनुशासन टिल्ट के जहर का सबसे अच्छा इलाज है। ये सीख हमें बताती है कि हाई स्टेक्स डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो पोकर हो या जिंदगी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर सामने बैठा इंसान नहीं होता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही दिमाग का वो इमोशनल गैर तार्किक हिस्सा होता है। पोकर की स्ट्रैटेजी, आंकड़े, प्रोबेबिलिटीज, ये सब कोई भी मेहनत करके सीख सकता है, लेकिन जो चीज एक अच्छे खिलाड़ी को एक महान खिलाड़ी से अलग करती है, वो है उस स्ट्रैटेजी को भयंकर इमोशनल दबाव के बीच लगातार अंजाम देने की काबिलियत। टिल्ट वो पल है जब आपका अंदर का दुश्मन, यानी आपका इमोशनल दिमाग, आपके रैशनल दिमाग को कब्जे में ले लेता है और आपको अपनी ही स्ट्रैटेजी से भटका देता है। इसलिए पोकर को मास्टर करना या जिंदगी के बड़े फैसलों को मास्टर करना, दूसरों को मात देने से कहीं ज्यादा खुद को मास्टर करने का खेल है। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन ही इस खेल का असली मेटा गेम है। जब हम पोकर के बारे में सोचते हैं तो फिल्मों का एक सीन जरूर याद आता है। एक खिलाड़ी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बिल्कुल पत्थर जैसा, जिसे पोकर फेस कहते हैं, और दूसरा खिलाड़ी उसकी आंखों में झांककर उसके दिल का हाल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मरिया कॉनिकोवा ने अपने सफर में जाना कि ये पोकर फेस और चेहरे को पढ़ने की कला ज्यादातर एक मिथ है, एक काल्पनिक बात। हाँ, कुछ हद तक चेहरे के एक्सप्रेशन से जानकारी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल खिलाड़ी अपने चेहरे के भावों को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। तो फिर असली जानकारी, वो अनमोल टेल्स यानी इशारे कहाँ मिलते हैं? मरिया ने सीखा कि इंसान के दिमाग का असली सच उसके चेहरे से ज्यादा उसके हाथों में छिपा होता है। ये एम्बॉडीड कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि हमारी सोच और हमारे इमोशंस हमारे शरीर के एक्शन से जुड़े होते हैं। एक खिलाड़ी अपने चिप्स को कैसे उठाता है, वो अपने पत्ते पहली बार देखते वक्त उन्हें कैसे पकड़ता है, क्या उसके हाथ कांप रहे हैं या शांत हैं, ये सारी चीजें अक्सर सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं और इन्हें कंट्रोल करना चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जब एक खिलाड़ी अपने पत्तों को देखते ही तुरंत बैट करने के लिए चिप्स उठा लेता है, तो शायद उसके पास एक मजबूत हाथ है और वो उत्साहित है। जब कोई खिलाड़ी अपने पत्तों को बार बार देखता है, तो शायद वो श्योर नहीं है कि उसके पास क्या है। ये छोटे छोटे अनजाने में किए गए एक्शंस एक अच्छे ऑब्जर्वर के लिए जानकारी का खजाना हो सकते हैं। लेकिन मरिया ने यह भी सीखा कि सबसे कीमती जानकारी शारीरिक इशारों से भी ज्यादा खिलाड़ियों के बैटिंग पैटर्न्स में छिपी होती है। एक खिलाड़ी का एक बार हाथ कांपना शायद कुछ ना बताए, लेकिन उसके पिछले 50 हैंड्स का डेटा आपको उसके बारे में एक पूरी किताब बता सकता है। असली काम पैटर्न्स को पहचानना है। जब उसके पास अच्छे पत्ते होते हैं तो वो कितना बेट करता है, जब वो ब्लफ कर रहा होता है तो क्या उसके बेट का साइज बदल जाता है, वो टेबल पर किस पोजीशन से ज्यादा अग्रेसिव खेलता है। पोकर में पोजीशन बहुत मायने रखती है। जो खिलाड़ी आखिर में अपनी चाल चलता है, उसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होती है, क्योंकि वो बाकी सबको एक्शन लेते हुए देख चुका होता है। इसलिए पोजीशन ही जानकारी है। इस सब ने मरिया को सिखाया कि पोकर एक रिजिड सेट फॉर्मूला वाला खेल नहीं है। ये एक जैज म्यूजिक परफॉर्मेंस की तरह है। आपके पास कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, लेकिन आपको हर पल हर नोट पर दूसरे म्यूजिशियंस के साथ तालमेल बिठाकर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है।
आप पहले से ही ये तय नहीं कर सकते कि आप अगले हैंड में क्या करेंगे। आपको बोर्ड पर आने वाले पत्तों और दूसरे खिलाड़ियों के एक्शंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बदलना पड़ता है। ये सब कुछ करने का आखिरी मकसद सिर्फ एक है, एक इंफॉर्मेशनल एडवांटेज हासिल करना, यानी जानकारी के मामले में दूसरों से आगे निकलना। हर ऑब्जर्वेशन, हर सवाल, हर बैट, सब कुछ अपने अपोनेंट्स और सिचुएशन का एक बेहतर और ज्यादा सटीक मॉडल अपने दिमाग में बनाने के लिए किया जाता है। लोगों को पढ़ने की कला कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें आप हर खिलाड़ी के लिए एक बेसलाइन यानी आम व्यवहार का एक मानक तय करते हैं। आप ध्यान से देखते हैं कि वो नॉर्मल सिचुएशंस में कैसे खेलता है। असली टेल उस बेसलाइन से भटकना है। जब एक खिलाड़ी जो हमेशा शांत रहता है अचानक से अग्रेसिव हो जाए, ये एक टेल है। जब एक खिलाड़ी जो हमेशा सावधान रहता है अचानक से एक बड़ा बेट कर दे, ये एक टेल है। इस तरह लोगों को पढ़ना इंट्यूशन से ज्यादा लगातार ध्यान देकर डेटा इकट्ठा करने, पैटर्न्स बनाने और फिर उन पैटर्न्स में आने वाले अहम बदलावों को पकड़ने का नाम है। हर कहानी में एक क्लाइमैक्स होता है, एक ऐसा पल जहां सारी मेहनत, सारे सबक और सारी कोशिशें आकर एक जगह मिल जाती हैं। मारिया कोनिकोवा के इस अनोखे सफर का क्लाइमैक्स आया जनवरी 2018 में बहामास के खूबसूरत नज़ारों के बीच पोकरस्टार्स कैरिबियन एडवेंचर यानी पीसीए नेशनल चैंपियनशिप में। यह कुछ छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं था। इसका बाय इन डॉलर 1650 था और इसमें दुनिया भर से 290 तजुर्बेकार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। और इन सब के बीच थी मारिया, जिसे पोकर खेलना शुरू किए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। ये उसके लिए आग का इम्तिहान था। उसने 3 दिन तक लगातार दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों का सामना किया। इस फील्ड में ऑनलाइन पोकर के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक क्रिस मोरमैन जैसे दिग्गज भी शामिल थे। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, मारिया ने उन सभी सबकों को इस्तेमाल किया जो उसने एरिक साइडल से सीखे थे। वो ध्यान दे रही थीं, अपने इमोशंस पर काबू रख रही थीं और सोच समझकर आक्रामक चालें चल रही थीं। एक और दिलचस्प बात यह थी कि उसी वक्त उसी कैसीनो में उनके गुरु एरिक साइडल खुद एक दूसरे बड़े हाई रोलर टूर्नामेंट की फाइनल टेबल पर खेल रहे थे। वो अपने ब्रेक्स में मारिया को टेक्स्ट मैसेज करके स्ट्रैटेजी और हौसला दे रहे थे। ये एक अनोखा दृश्य था। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ पोकर की दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मारिया फाइनल टेबल तक पहुंची, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। एक वक्त आया जब उनके पास बहुत कम चिप्स बचे थे। ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मारिया ने अपना संयम नहीं खोया और फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया। एक बहुत अहम हैंड में उनके पास 2 सत्ते यानी पॉकेट सेवंस थे और उनके ओपोनेंट के पास 2 इक्के यानी पॉकेट एसेस थे। आंकड़ों के हिसाब से मारिया के हारने के चांस 80% से ज्यादा थे, लेकिन बोर्ड पर जो 5 पत्ते खुले उन्होंने मारिया को एक स्ट्रेट बना दिया और वो चमत्कारी रूप से वो हैंड जीत गईं। ये किस्मत थी, लेकिन ये वो किस्मत थी जिसे पाने के लिए वो अभी भी गेम में बनी हुई थी, अपने अनुशासन की वजह से। इस जीत ने उन्हें नया जीवन दान दिया। उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास आया। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने आक्रामक खेल से सबको हैरान कर दिया। जब 3 खिलाड़ी बचे तो उन्होंने केविन मैकडॉनल्ड को एक डोमिनेंट पोजीशन से बाहर किया। उनके पास एस किंग थे, जबकि मैकडॉनल्ड के पास एस 2 थे। ये एक परफेक्ट कैलकुलेटेड एग्रेशन का नमूना था। अब वो हेड्स अप में थी, आमने सामने, सिर्फ एक खिलाड़ी के खिलाफ, अलेक्जेंडर जिस्किन। और आखिरी हैंड में उनके पूरे सफर का निचोड़ सामने आया। बोर्ड पर कुछ पत्ते खुले थे। जिस्किन ने अपने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए, एक ऑल इन ब्लफ। मारिया के पास कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ एस किंग हाई। उनके पास कोई पेयर नहीं बना था। कॉल करना एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर वो गलत होती तो टूर्नामेंट हार जाती। उन्होंने अपने सारे सबकों को याद किया। उन्होंने जिस्किन के पैटर्न को, उसकी कहानी को पढ़ा और उन्हें लगा कि उसकी कहानी में झोल है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कॉल किया। जिस्किन के अपने पत्ते दिखाए, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ जैक हाई। मारिया का अंदाजा बिल्कुल सही था। उन्होंने ब्लफ को पकड़ लिया था। आखिरी पत्ता, रिवर कार्ड, एक किंग निकला, जिसने मारिया को जीत दिला दी। वो जीत चुकी थीं। 1 साल से भी कम समय में एक अनजान शुरुआत से वो एक इंटरनेशनल पोकर चैंपियन बन चुकी थीं। उन्हें $84,600 और एक बड़े टूर्नामेंट के लिए $30,000 का प्लैटिनम पास मिला। लेकिन पैसों से बढ़कर ये उनके प्रोसेस की जीत थी। जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये जीत उस मेहनत को सार्थक करती है। ये जीत इस बात का सबूत थी कि एक सही प्रक्रिया आपको किस्मत के थपेड़ों से बचाती है और जब अच्छी किस्मत का झोंका आता है तो आप उसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। पीसीए नेशनल चैंपियनशिप में मिली शानदार जीत के बाद मारिया कोनिकोवा पोकर की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुकी थीं। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ ना सिर्फ खेल सकती हैं बल्कि उन्हें हरा भी सकती हैं।
लेकिन उनका असली मकसद कभी भी सिर्फ जीतना नहीं था, उनका मकसद था सीखना। और इस पूरे सफर के अंत में उन्हें वो सबसे बड़ा सबक मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें उस सबसे बड़े ब्लफ का पर्दाफाश करना था जो हम सब खुद से और एक दूसरे से कहते हैं। वो सबसे बड़ा ब्लफ क्या है? मरिया के शब्दों में, सबसे बड़ा ब्लफ ये है कि स्किल ही काफ़ी है। द बिगेस्ट ब्लफ ऑफ ऑल इज दैट स्किल इज इनफ। आइए इस बात को गहराई से समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार एक कहानी सुनाती है, एक ब्लफ। वो कहानी यह है कि अगर आप पर्याप्त रूप से होशियार हैं, अगर आप पर्याप्त रूप से मेहनत करते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त स्किल है, तो आप अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं और सफलता की गारंटी दे सकते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये हमें कंट्रोल का एक एहसास दिलाता है, लेकिन ये एक झूठ है, एक वहम है। सच्चाई ये है कि चांस, किस्मत, या जिसे पोकर की भाषा में वेरिएंस कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड की एक मौलिक शक्ति है। आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, आपको बुरे पत्ते मिलेंगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो या कितने भी सही फैसले क्यों ना लें, आपके साथ बुरी चीजें होंगी। आप किस्मत को ब्लफ नहीं कर सकते। तो फिर स्किल का क्या फायदा? अगर आखिर में सब कुछ किस्मत पर ही निर्भर है, तो मेहनत करने का क्या मतलब? यही वो जगह है जहां असली सीख छिपी है। असली मास्टरी किस्मत को खत्म करने में नहीं है, क्योंकि वो असंभव है। असली मास्टरी एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसी मानसिकता बनाने में है जो किस्मत के बुरे थपेड़ों को सह सके। असली स्किल इस बात में है कि आप हार के तूफान में भी गेम में टिके रहें, इतनी देर तक टिके रहें कि जब अच्छी किस्मत की हवा चले तो आप उसके साथ उड़ने के लिए तैयार हों। असली स्किल इस बात पर फोकस करने में है कि हमें जो पत्ते मिले हैं हम उन्हें कैसे खेलते हैं, ना कि इस बात पर कि उस एक हैंड का नतीजा क्या निकला। इस सच को स्वीकार करना कि स्किल काफी नहीं है, पैराडॉक्सिकली यानी विरोधाभासी रूप से आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्यों? सोचिए, अगर आप ये मानते हैं कि स्किल ही सब कुछ है, तो आपकी हर हार आपकी नाकामी का सबूत बन जाती है। एक बुरा नतीजा ये साबित करता है कि आप होशियार नहीं थे या आपने अच्छी मेहनत नहीं की। इससे आत्मसंदेह पैदा होता है, रिस्क लेने से डर लगता है और आप इमोशनली थक जाते हैं। लेकिन जिस पल आप इस बात को दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि चांस हमेशा आपकी कहानी का एक सहलेखक रहेगा, आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब एक बुरा नतीजा आपकी काबिलियत पर एक दाग नहीं है, इसे वेरिएंस का नाम दिया जा सकता है। इससे आपकी बहुत सारी मानसिक और इमोशनल एनर्जी बच जाती है। अब आप उन नतीजों पर अफसोस करने के बजाय जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी पूरी एनर्जी उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी तैयारी, आपके फैसले, आपकी इमोशनल स्टेट और आपका सीखने का प्रोसेस। ये आज़ादी आपको ज़्यादा रिजिलियंट बनाती है, आपको नए प्रयोग करने की हिम्मत देती है और लंबे समय में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। अपनी सीमाओं को, अपने लैक ऑफ टोटल कंट्रोल को स्वीकार करना ही वो चाबी है जो आपको उन चीज़ों पर मैक्सिमम कंट्रोल देती है जो सच में आपके हाथ में है। यही इस किताब का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो मारिया कोनिकोवा के इस पोकर के सफर से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं? उनकी कहानी सिर्फ ताश के पत्तों और कसीनों की चमक दमक के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अनिश्चितता से भरी इस दुनिया को बेहतर ढंग से कैसे खेल सकते हैं। आइए उनके इस पूरे सफर के 5 सबसे अहम सबकों को सारांशित करते हैं, जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला सबक, नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। अपने आप को अपने फैसलों की गुणवत्ता पर आंकें, ना कि उनके नतीजों पर। खुद से हमेशा ये सवाल पूछें, जो जानकारी मेरे पास उस वक्त थी, क्या मैंने उसके आधार पर सबसे बेहतरीन फैसला लिया? अगर जवाब हाँ है, तो नतीजा चाहे जो भी हो, आपने अपना काम सही किया। ये सोच आपको किस्मत के उतार चढ़ाव से बचाएगी और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देगी। दूसरा सबक, ध्यान दें, पे अटेंशन। ये दुनिया जानकारी से भरी हुई है। अपने आप को वर्तमान में रहने के लिए ट्रेन करें। अपने आसपास के लोगों को, सिचुएशंस को और उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। आपका सबसे बड़ा फायदा आपके कंपटीशन से ज्यादा प्रेजेंट रहना है। फोन को साइड में रखें और अपने आसपास की दुनिया में मौजूद अनमोल जानकारी को इकट्ठा करें। तीसरा सबक, हारना सीखें, लर्न टू लूज। असफलता को अपना सबसे बड़ा गुरु मानें। शुरुआती जीत के वहम में न पड़ें और हार से टूट न जाएं। हर हार एक डेटा पॉइंट है, एक सीखने का मौका है। जब आप हारते हैं तभी आप रुककर सोचते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता था। इसलिए हार से डरे नहीं, उसका स्वागत करें। चौथा सबक, कम विश्वास, ज्यादा पूछताछ। लेस सर्टेनिटी, मोर इंक्वायरी। विनम्र बने,
अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं। ये कभी ना माने कि आप सब कुछ जानते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको भी उसके साथ बदलने और अडैप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। और 5वां और सबसे अहम सबक, पहले खुद को मास्टर करें। मास्टर योरसेल्फ फर्स्ट। जिंदगी के खेल में आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपका अपना इमोशनल बायस्ड दिमाग है। किसी भी बाहरी चुनौती पर जीत हासिल करने से पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतना जरूरी है। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। अगर आप अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हैं तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना शांत दिमाग से कर सकते हैं। अंत में मारिया कोनिकोवा की कहानी हमें एजेंसी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। हम उन पत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो जिंदगी हमें बांटती है। वो चांस है, किस्मत है, लेकिन उन पत्तों को खेलने का तरीका पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। वो स्किल है। जिंदगी का मकसद हर हाथ जीतना नहीं है, मकसद हर हाथ को अपनी पूरी काबिलियत से खेलना है। ये किताब आपको पोकर खेलना नहीं सिखाती, ये आपको दुनिया को खेलना सिखाती है। अगर आपको मारिया कोनिकोवा की इस जर्नी और इन लेसन से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी जिंदगी में स्किल और चांस के इस बैलेंस को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।